अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ पार्टी सिस्टम इन इंडिया इन कंपैरिजन विद दैट इन द यूके। जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में बताया था। आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं आपको यूके की पार्टी सिस्टम के बारे में बताऊंगी और इंडिया और यूके के पार्टी सिस्टम को कंपेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूके जब हम बोलते हैं यूके उसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन की तो ये बेसिकली 4 कंट्रीज मिल करके इसको बनाती हैं। ये 4 कंट्रीज हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। जनरली हम जब यूके का नाम आता है तो हमारे दिमाग में इंग्लैंड ही आता है, बट ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के अलावा 3 अदर कंट्रीज हैं जिनको मिला करके स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों मिल करके ही यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन कहलाती हैं। और एक बात और है कि जो कंट्रीज हैं, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है या वेल्स है, स्कॉटलैंड, इनके अपनी गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट भी है, बट इसके बाद भी इनको जो मेन पावर है वो कहाँ से मिलता है? वो यूके के पार्लियामेंट से मिलता है और वो जब भी चाहे तो इसमें चेंज कर सकता है। अब हम आते हैं यूनाइटेड किंगडम की यानी ग्रेट ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को जो ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बारे में भी बताऊंगी। क्योंकि किसी भी कंट्री की बारे में जब आप पढ़ने जा रहे हो तो उसका राजनीतिक व्यवस्था किस तरह काम करती है वो समझना जरूरी होता है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम है उसका मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या एकात्मक व्यवस्था है। जब मैं आप लोग को फेडरलिज्म पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल जहाँ पे संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्हें अपनी शक्तियां अलग दोनों को मिली होती हैं। लेकिन जो यूनिटरी स्टेट होता है उसमें सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? सेंटर के पास, या जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं उसके पास होती हैं। तो अगर वहां पे प्रोविंसेस या कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं भी तो उन्हें जो शक्तियां मिलती हैं वो सेंटर से ही मिलती हैं और जब भी चाहे तो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसमें कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकती है। इसे हम बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एकात्मक व्यवस्था। तो जो ब्रिटेन है वहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई गई है। इंडिया या यूनाइटेड स्टेट्स की तरह वहां पे संघात्मक व्यवस्था या फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हुए भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब जो वहां की किंग है या जो क्वीन है वो हेड ऑफ द स्टेट है, जबकि इंडिया में प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है। इसीलिए भारत में, और जो कि इलेक्टेड होता है, इसीलिए भारत की जो व्यवस्था है उसको हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। बट वहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यानी संवैधानिक राजतंत्र है। तो हेड ऑफ द स्टेट वहां की क्वीन एलिजाबेथ है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी जो रियल पावर किसके पास है? रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और क्वीन एलिजाबेथ जो है वो है हेड ऑफ द स्टेट है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वहां पे, मतलब कि संसदीय व्यवस्था है।
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में है, यानी अध्यक्षात्मक व्यवस्था जिसे हम कहते हैं। भारत में भी, भारत ने जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से ही हमने अपनी संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो संसदीय प्रणाली का मेन क्या फीचर होता है? एक कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो होते हैं। मतलब जो रियल पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और जो नॉमिनल हेड होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो चाहे राजा हो सकता है या प्रेसिडेंट हो सकता है। जबकि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें सारी पावर जो है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है और किसी भी तरीके से कार्यपालिका विधायिका के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। जबकि संसदीय व्यवस्था में हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के लिए उत्तरदायी होती है। अब जो यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है वो भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब दो सदन है यहाँ पर भी, जिसमें निचला सदन या जो लोअर हाउस है उसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और जो ऊपरी सदन है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो जैसे भारत में लोकसभा है वैसे वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें टोटल 650 मेंबर्स सीट्स होती हैं जिसके लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, और जिसको मेजॉरिटी मिलती है जिस भी पार्टी को, उसकी उस पार्टी को ही गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जाता है। अगर यहाँ की जुडिशरी की बात करें तो जो यूके का जो सुप्रीम कोर्ट है वही वहां का हाईएस्ट कोर्ट है। मतलब हाईएस्ट कोर्ट यूके का उच्चतम न्यायालय है। लेकिन जो इंडिया या अमेरिका से थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है यूके में, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री सवर्निटी की प्रिंसिपल पर आधारित है। पार्लियामेंट्री सवर्निटी या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कह सकते हैं। वहां की संसद जो है न्यायपालिका से ऊपर है। संसद जो भी कानून बनाती है उसको जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है वहां का, वो उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकता है। जबकि अमेरिका में हो या हमारे यहाँ इंडिया में हो, हमारी जो जुडिशरी है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई कानून बनता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है। बट वहां जो संसद कानून बनाती है उसको वहां की जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि वहां पे संसद ही संप्रभु है। ठीक है, संसद ही सर्वोच्च है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि ब्रिटेन के पार्टी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ब्रिटिश पार्टी सिस्टम है, जैसे पहले मैंने बताया, यहाँ का मेन फीचर है कि ब्रिटिश पार्टी सिस्टम टू पार्टी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ दो पार्टियां ही हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ दो पार्टियां ही हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टीज यहाँ हैं, छोटी बड़ी, लेकिन दो ऐसी मेजर पार्टीज होती हैं जिनका ही हमेशा से जो मेन रोल प्ले करती आ रही हैं। अदर पार्टीज जो हैं छोटी मोटी, उनको इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई है। कुछ ऐसे पीरियड्स रहे हैं जबकि ब्रिटेन में भी मतलब ब्रिटेन में भी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है। ऐसा टाइम भी आया है। तो उसमें एक थर्ड पार्टी के सपोर्ट से इन्होंने सरकार बनाई है। मतलब वहां भी कोलिशन गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई है। इसीलिए अब धीरे धीरे कहते हैं कि ब्रिटेन भी एक मल्टी पार्टी सिस्टम की ओर जा रहा है। लेकिन मेन रोल अभी तक जो है वो दो पार्टीज ने ही प्ले किया है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ने। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश पार्टी सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है। तो 19th सेंचुरी से हम देखते हैं ब्रिटिश पार्टी सिस्टम सबसे अधिक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में यहाँ की जो पार्टीज हैं या पार्टीज देखने को मिलती हैं।
मतलब 19वीं शताब्दी से। लेकिन अगर हम इसके और हिस्ट्री में जाएं तो देखते हैं कि 17th सेंचुरी में ही थोड़ा थोड़ा जो पार्टीज थी अपना एक प्रारंभिक रूप में उनका दिखाई देने लगी थी। उस समय ग्रुपिंग्स थे, पार्टीज ऐसा उन्हें नहीं कहा जाता था। दो ग्रुप थे, एक टोरी और एक विक्स करके। मतलब जो जिस टाइम पे इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई उस समय पे थोड़ा सा जो पार्लियामेंट और इसके बीच में वहाँ की जो डायनेस्टी थी उनके बीच में थोड़ा संघर्ष चल रहा था। उस समय दो ग्रुपिंग्स होके आई। तो एक ग्रुप जो था वो राजा को सपोर्ट करता था और जो वहाँ की चर्च है उसको सपोर्ट करता था, जिसको हम बोलते थे टोरी पार्टी। और दूसरा ग्रुप था जिसको जो राजा को अगेंस्ट में था, राजा को नहीं सपोर्ट करता था। और इसके अलावा वो जो प्रोटेस्टेंट धर्म होता है उसको प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता था, उन्हें विक्स कहा जाता था। तो जो ये टोरी पार्टी है वही बाद में जाकर के उसने कंजर्वेटिव पार्टी बन गई और विक्स जो थी वो बाद में जाके लिबरल पार्टी बन गई। तो जो 1920s से हम देखते हैं तब से जो दो सबसे बड़ी पार्टियां उभर के आई हैं वो है कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। जो लेबर पार्टी है उसके 1900 में लेबर पार्टी आई है। उससे पहले दो मेन पार्टीज थी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। लेकिन जब लेबर पार्टी का उदय हुआ तो उसने लिबरल पार्टी जो थी उसको पीछे कर दिया और मेन एक कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट में मेन पार्टी बनके उभर के आई। तो लेकिन जितने भी अभी तक इलेक्शंस हुए हैं हम देखते हैं कि उसमें दो मेजर पार्टी कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। थर्ड पार्टी बन के आई है लिबरल पार्टी 1945 से, जिसने कभी कभी जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है तो एक तरह से सपोर्ट देने का काम किया है जिससे कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो पाई है। नाइनटीन 1970s जो है उस समय ऐसी वो इस तरह का हमें देखने को मिलता है 1970s में कि जो वहाँ की का पार्टी सिस्टम है इस हद तक थोड़ा सा विखंडित हो गया कि वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम हम ये कहने लगे कि शायद ब्रिटेन भी मल्टी पार्टी सिस्टम के एरा में अब इंटर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे दल वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे दल अब फॉर्म हो चुके हैं, कई सारे दल उभर के आए हैं। इससे जो दो मेजर पार्टीज थी उनकी जो वोटिंग थी, उनकी वोट शेयर थी, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हंग पार्लियामेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेकिन क्योंकि वहां पे भी इंडिया की तरह जो लोग हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है, यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है वही पार्टी की जीत होती है। उसी मेंबर को पार्लियामेंट में विजयी घोषित किया जाता है। तो इसलिए वहां पे ये जो दो पार्टीज हैं उनका एक जो डोमिनेंस है वो बना रहा है। अब हम बात करते हैं जो वहाँ की मेजर पार्टीज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले उसमें नाम आता है कंजर्वेटिव पार्टी का। कंजर्वेटिव पार्टी 1834 में इसकी स्थापना हुई। मैंने पहले भी बताया कि पहले ये टोरी जो आंदोलन था वहाँ एक ग्रुपिंग थी उसके रूप में थी, जिसने बाद में जा करके एक पार्टी का रूप लिया और इसका नाम हो गया कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन आज भी जो लोकल लैंग्वेज में वहाँ की बोलचाल की भाषा में से टोरी पार्टी ही कहा जाता है। ये राइट विंग पार्टी है और ट्रेडिशनलिस्ट पार्टी है, इसलिए क्योंकि ये जो जितने भी हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, कल्चर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको
प्रिजर्व करने की बात करती है, उनको मतलब बनाए रखने की बात करती है। इसके अलावा जो वहाँ की मिलिट्री है उसको मजबूत बनाने पर इनका मेन फोकस है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है इनकी इनकी पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी एक लिमिटेड गवर्नमेंट की, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर की बात करती है, प्राइवेट सेक्टर के फेवर में है। और उसमें जो है इकोनॉमी में लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, इसकी बात करती है। और फ्री मार्केट की बात करती है। इनका बहुत ज्यादा जोर फ्री मार्केट, प्राइवेट फ्री ट्रेड और प्राइवेटाइजेशन इन सब पे रहा है शुरू से ही। इसके अलावा ये क्योंकि एक यूनियनिस्ट पार्टी है, इसलिए ये पूरा जो ब्रिटेन है उसके पूरे एकीकरण की बात करती है। तो जो इसके अदर कंट्रीज भी जो हमारे यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, जैसे आयरलैंड हुआ या स्कॉटलैंड हुआ या वेल्स हुआ, तो इनकी कभी कभी जो समय समय पर इनके इंडिपेंडेंस की जो डिमांड होती है, इसका इन्होंने हमेशा विरोध किया है। और इनके हिसाब से ये ब्रिटिश का ही, जो ब्रिटेन का है पार्ट ही होना चाहिए, इनको यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट बन के ही रहना चाहिए। इनके इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में है ये, ठीक है। अब है कि अब बात आती है कि यूरोपियन संघ, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन भी जो यूरोपियन यूनियन है उसका पार्ट था, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अलग होने का डिसीजन कर लिया और अलग हो गया, जिसे हम बोलते हैं ब्रेग्जिट। मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। आप लोगों ने ब्रेग्जिट वर्ड सुना होगा, ये यही है कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो स्टार्टिंग से ही यूरोपियन यूनियन में, इसमें जो ज्यादातर लोग थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ही बात करते थे। कम ही लोग थे जो यूरोपियन यूनियन में बने रहने का फेवर करते थे। और दूसरी चीज है कि ये बहुत ज्यादा जो मिलिट्री पावर है, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर पे इनका बहुत ज्यादा हमेशा से फोकस रहा है। और जो नाटो है, नाटो मीन्स नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसकी में जो भागीदारी है ब्रिटेन की, उसको भी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। सोशल पॉलिसीज की बात करें अगर कंजर्वेटिव पार्टी की, तो इनका मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। और मैरिज इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करने के लिए ये कुछ टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं, मतलब जिन लोगों ने शादी की है उन्हें टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, इस तरह से मैरिज इंस्टीट्यूशन को इनकरेज किया जाए। इसके अलावा जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको कम किया जाना चाहिए इनके हिसाब से। और पेंशन जो है वो व्यक्ति की जो अर्निंग है, एवरेज अर्निंग है, उसकी जो औसत आय है उसके अनुसार ही उसे मिलनी चाहिए। ये सारी इनकी सोशल पॉलिसीज हैं। इकोनॉमी में ये, जैसे पहले भी मैंने बताया कि फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट की बात करते हैं और प्राइवेटाइजेशन की पे इनका ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन जब से 1945 में जब से हम देखते हैं कि उसका उदय हुआ, लेबर पार्टी का उदय हुआ, तब से इन्होंने थोड़ा सा अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको चेंज किया और एक वेलफेयर स्टेट को भी, जो है वेलफेयर स्टेट के अकॉर्डिंग भी पॉलिसीज में अपने चेंज किया और वेलफेयर स्टेट पे भी थोड़ा सा फोकस किया इन्होंने, जिससे जनता का इन्हें सपोर्ट मिल सके। इनका जो बेसिक सपोर्ट बेस है, किससे इनको ज्यादातर वोट मिलते हैं, वो है मीडियम क्लास और एलीट क्लास से। और स्पेशली जो इंग्लैंड का रूरल एरिया है वहां से इनको ज्यादा वोट मिलता है। अभी का जो इलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, उसमें सबसे बड़ा दल उभर के आया था कंजर्वेटिव पार्टी, जिसने 650 में से 365 सीट्स पर अपनी 365 सीट्स इन्हें मिली थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, और इनकी अभी सरकार है। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बोरिस जॉनसन, जो इस समय यूनाइटेड
किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हमारी जो ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी है उसके लीडर भी हैं इस समय। अब जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है ब्रिटेन की है लेबर पार्टी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेबर पार्टी एक सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड किंगडम की, जो कि एक 1900 में जिसका जो मतलब जिसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो लेबर पार्टी है वो बेसिकली एक उस समय लेबर मूवमेंट चल रहा था, सॉरी ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल रहा था, उससे निकल के आई थी, क्योंकि इनका मेन फोकस था जो लेबर क्लास है उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना पार्लियामेंट में। इसलिए इन्होंने एक पार्टी बना ली 1900 में, और एक पार्टी के रूप में ये बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे ये पार्टी जो पहले 1920 से पहले लिबरल पार्टी सेकेंड मेन पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी के बाद, लेकिन धीरे धीरे लेबर पार्टी जो है वो लिबरल पार्टी से आगे निकल गई और लिबरल पार्टी को इसने पीछे करके सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई। इनका जो मेन फोकस रहा है वो नेशनलाइजेशन पे रहता है, इंडस्ट्रीज जो हैं उसके नेशनलाइजेशन पे, नेशनल प्लानिंग पे, क्योंकि ये एक लेफ्ट विंग पार्टी है। तो जैसे इंडिया में लेफ्ट पार्टीज का फोकस होता है नेशनलाइजेशन पे, वैसे ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी का फोकस नेशनलाइजेशन पे है। इसके अलावा लेबर्स जो हैं उनके राइट्स की बात करते हैं, वर्कर्स के, और लोगों की सामाजिक स्वतंत्रता का ये समर्थन करते हैं। इनका जो अप्रोच है वो कंजर्वेटिव पार्टी से थोड़ा सा अलग है। कंजर्वेटिव पार्टी जो है राइट विंग पार्टी है और ट्रेडिशनल वैल्यूज पे मेन उसका फोकस रहता है। इनकी सोच थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, तो ये ट्रेडिशनल वैल्यूज पे इतना फोकस नहीं करते हैं, और कानून या कोई भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें चेंजेस लाने के फेवर में रहते हैं। इसके अलावा ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, हैवी टैक्सेशन की बात करते हैं, और पब्लिक स्पेंडिंग यानी सार्वजनिक खर्च ज्यादा बढ़ाना चाहिए उस पर बिलीव करते हैं। 19 लेबर पार्टी जो है 1920 से 1930 तक जो है शुरुआत में इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट रही, मतलब इस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो इन्होंने लिबरल पार्टी के सपोर्ट से अपनी गवर्नमेंट बनाई। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1940 to 45, उस समय भी एक कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में इन्होंने काम किया था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें 1945 उसके बाद एटली के लीडरशिप में, जो एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर बन करके आए, वो लेबर पार्टी से थे, और उस समय इन्होंने काफी वेलफेयर स्कीम्स चलाई और नेशनलाइजेशन किया। इसके बाद हेरोल्ड विल्सन और जेम्स कैलगन के लीडरशिप में लेबर पार्टी ने अगेन 1964 से 1970 और 1974 से 79 तक शासन किया। 1983 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें इनकी पराजय हुई थी, अच्छा इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। तो लेकिन इसके बाद 1997 से फिर से देखते हैं कि नॉक, जॉन स्मिथ, टोनी ब्लेयर, फिर गार्डन ब्राउन, इन लोगों के नेतृत्व में फिर से पार्टी ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का काम किया और पार्टी को मॉडर्नाइज भी किया। लेबर पार्टी का जो मेन सपोर्ट कहाँ से इन्हें मिलता है वो है जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं ब्रिटेन के, जो ओल्डर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और जो सिटीज हैं वहां से। जैसे मैंने बताया कंजर्वेटिव पार्टी को वहां के रूरल एरियाज से ज्यादा वोट मिलता है, वैसे इनको मेन सपोर्ट जो है सिटीज से मिलता है और ओल्डर इंडस्ट्रियल एरियाज से। अभी अगर 2009 इलेक्शन में ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन करके आई और इसके इस समय जो लीडर हैं वो हैं कीर
रॉडनी स्टोरर, और यही इस समय, क्योंकि ये मेन अपोजिशन पार्टी है, इसलिए एक अपोजिशन लीडर के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। थर्ड जो पार्टी है वो है लिबरल डेमोक्रेट्स। हालांकि ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी अब नहीं रह गई है, इसकी जगह स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी हो, एसएनपी जिसको बोलते हैं, वो अभी जो 2019 का इलेक्शन है उसमें थर्ड लार्जेस्ट पार्टी एसएनपी बन के आई है। लेकिन क्योंकि लिबरल डेमोक्रेट्स जो है बहुत पुरानी पार्टी रही है और इसने भी सरकार के जो कोलिशन फॉर्मेशन है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए इसको बहुत वहाँ की मेजर पार्टी के रूप में जाना जाता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिब डेम्स कहते हैं। और 19th सेंचुरी में ये पार्टी जो है विग पार्टी से निकल के आई थी। जो विग मैंने बताया, टोरी और विग, तो ये विग पार्टी ने ही बाद में जाकर के लिबरल पार्टी बन गई थी। और 1980 तक जो लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी दो ही मेन पार्टी थी, लेकिन जब धीरे धीरे लेबर पार्टी ने लिबरल पार्टी को पीछे कर दिया और लेबर पार्टी मेन पार्टी बन गई। 1988 में लिबरल पार्टी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से विलय कर लिया और नाम इसका चेंज हो गया, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कहा जाने लगा। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम विचार या आइडियोलॉजीज की बात करें, उनके क्या व्यूज हैं, तो अभी तक जो पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी राइट विंग पार्टी थी और लेबर पार्टी लेफ्ट विंग पार्टी या वामपंथी पार्टी थी। ये जो है दोनों का एक मिक्स्ड है। दोनों का मतलब ये फ्री मार्केट की भी बात करती है, लेकिन साथ में वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करती है, यानी संवैधानिक सुधार में इनका विश्वास है, और लोगों की, नागरिकों की स्वतंत्रता का भी ये पुरजोर समर्थन करती है। अभी इस पार्टी को जो 2019 में इलेक्शंस हुए थे उसमें केवल 11 सीटें ही हाउस ऑफ कॉमन्स में से मिली थी। तो फोर्थ जो पार्टी आती है, हालांकि इस समय थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, जिसने कि 2019 के इलेक्शन में 48 सीट्स मिली थी इसको। मतलब कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बाद इसको ही सबसे ज्यादा सीट मिली थी। इस पार्टी के बारे में इतना ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये पार्टी मेनली स्कॉटलैंड में ही है, स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी पार्टी है और इनका मेन मुद्दा भी स्कॉटलैंड से ज्यादा रिलेटेड है। स्कॉटलैंड की जितनी सीट्स हैं वहां ही ये इसका ज्यादा जीत के आती है। अब हम इंडिया और ब्रिटेन की पार्टी सिस्टम को कंपेयर करेंगे। इंडिया और ब्रिटेन दोनों ने ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया है, जहां इवन हम लोगों ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो भी ब्रिटेन से ही लिया है। लेकिन जहां हम देखते हैं कि ब्रिटेन एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां एक लंबे टाइम से डेमोक्रेसी रही है, जबकि हमें बहुत लंबे समय के बाद बहुत स्ट्रगल करके हमें इंडिपेंडेंस मिली, जिसके बाद हमने डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया। इसके अलावा जो ब्रिटेन है उससे दोनों, ब्रिटेन और इंडिया दोनों की जो पॉलिटिकल कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ लोग भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति, अनेक संप्रदाय इसमें बटे हुए हैं। जबकि ब्रिटेन से, इसलिए हमारी जो, अगर ब्रिटेन की पॉलिटिकल कल्चर की बात करें और यहाँ की, तो दोनों में बहुत ज्यादा इसीलिए डिफरेंट है। तो इसलिए अब हम अगर दोनों की तुलना करें तो जो सबसे पहला डिफरेंस दिखता है वो है दोनों की दलीय प्रणाली। जहां ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, वहीं इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ब्रिटेन में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी हैं, और
किसी न किसी पार्टी की यहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट बनती है, या तो कंजर्वेटिव पार्टी की बनेगी या लेबर पार्टी की बनेगी। कभी कभी ऐसा हुआ है जब दोनों पार्टियों में से अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, तब इन्होंने थर्ड पार्टी यानी लिबरल पार्टी के सपोर्ट से गवर्नमेंट फॉर्म की है। लेकिन इंडिया में उसकी जगह हम देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था रही है। एक तो पहली बात है कि हमने एक लंबे समय तक वन पार्टी डोमिनेंस रहा, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, और जो अदर पार्टीज थी वो बहुत ज्यादा वीक थी। इसके बाद जब हमने 1989 के बाद से एक मल्टी पार्टी इरा में जब हमने इंटर किया, जब बहुत सारे दलों की गवर्नमेंट बनी, जिसे हम कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, तब जाकर के बहुत सारे दल का जो रोल है उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में प्ले करना शुरू किया। तो ऐसा कभी नहीं रहा है कि दो दल ही भारत में इंपॉर्टेंट रहे हों। भारत में या तो किसी एक दल का प्रभुत्व रहा है या कई सारे दलों ने मिल करके सरकार बनाई है। जबकि ब्रिटेन में बहुत कम ऐसा हुआ है कि वहां कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। ज्यादातर टाइम वहां पे किसी दो दलों में से किसी एक दल की सरकार ही रही है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर के। मतलब क्योंकि ब्रिटेन में टू पार्टी सिस्टम रहा है, तो कोई एक पार्टी है जो मेजॉरिटी में रही है और दूसरी पार्टी जो रही है उसने अपोजिशन का रोल प्ले किया है, इसलिए वहां पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी गई है, राजनीतिक स्थिरता देखी गई है। जबकि इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे दल यहाँ पे रहने की वजह से पहले तो जब तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा तब तक तो एक स्थिरता देखने को मिली, लेकिन जब कोलिशन एरा में हमने एंटर किया 1989 के बाद, जब किसी भी दल को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो कई दलों ने एक साथ मिल करके, दो से अधिक दलों ने मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म की। इसलिए वो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही और हमेशा ही मिड टर्म इलेक्शंस हुए। जबकि ब्रिटेन में हम देखते हैं कि अगर ऐसा पीरियड रहा जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, तो उसने एक थर्ड पार्टी के सपोर्ट से गवर्नमेंट फॉर्म की है, लेकिन उसने अपना जो टाइम पीरियड है वो पूरा किया। तो वहां जो है हमेशा से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है डिसिप्लिन वर्सेस डिफेक्शन, यानी जो दल बदल बनाम अनुशासन। मतलब ब्रिटेन है जो वहां का जो पार्टी सिस्टम है, वहां पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में एक बहुत अनुशासन देखने को मिलता है। सभी, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर आसानी से अपना दल चेंज कर ले, या वहां के जो दल के जिस दल का वो मेंबर है उसके अगेंस्ट में वो काम करने लगे। अपने उन्हें अगर कोई विरोध प्रकट करना होता है तो वो विरोध प्रकट करते हैं, या वोटिंग डे वाले दिन वो कभी कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर सदस्य हैं पार्लियामेंट के वो अपने दल के जो का अनुशासन है उसको बनाए रखते हैं, और अपने जो लीडर्स हैं उनके उनके अगेंस्ट में जाकर नहीं काम करते हैं, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। इसलिए वहां पे बहुत मतलब अनुशासन हमें देखने को मिलता है। कुछ कुछ केसेस वहां भी डिफेक्शन के हुए हैं, दल बदल के हुए हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। लेकिन भारत में हम देखते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली जो है ये दल बदल की घटनाएं होती रही हैं। 1967 में तो बहुत ही ज्यादा दल बदल की घटनाएं हुई, और इसके बाद भी। तो इसके लिए जब राजीव गांधी आए सत्ता में तो उन्होंने इसके अगेंस्ट एक कानून भी लेकर के आए थे, दल बदल विरोधी कानून लेकर के आए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर ही किसी पार्टी में अगर उन्हें किसी और पार्टी से उनको कुछ फेवर मिल रहा होता है उनको, तो वो अपने लालच के लिए आकर के वो दल चेंज कर लेते हैं।
फोर्थ जो डिफरेंस देखने को मिलता है ब्रिटेन और इंडिया का, वो है रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। मतलब जो ब्रिटेन का पार्टी सिस्टम है वहां हम देखते हैं टू पार्टी सिस्टम होने की वजह से एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है और दूसरा जो दूसरी पॉलिटिकल होती है, दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है, वो अपोजिशन में बैठती है। इसलिए वहां का जो अपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा है, स्ट्रांग रहा है, और जो अपोजिशन लीडर है उसका भी बहुत ज्यादा से रहता है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में, और उसको भी हर एक जो मैटर्स है उससे उसकी उसको उसकी सूचना दी जाती है। जबकि इंडिया में हम देखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी रही है उसका रोल बहुत ही हमेशा से बहुत ही कम रोल रहा है। अपोजिशन पार्टी यहाँ की बहुत ही वीक रही है। सबसे पहले तो इतने समय तक जब कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था उस समय जितने भी दल थे, अदर पार्टीज थी, जो विरोधी पार्टियां थी, वो बहुत ही कमजोर थी। उसके बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो उस समय बीजेपी थोड़ा सा बड़ी पार्टी बन के आई थी, उसने थोड़ा सा विपक्ष की भूमिका जो है उसको प्ले करने की कोशिश की। बट अभी तक का जो इतिहास रहा है भारत का, उसमें जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है, बहुत वीक रही है उनकी स्टेटस। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब एक शोर मचा करके इस तरीके से, या जो संसद में जो सदन का जो अनुशासन होता है उसको जो है उसके अंतर्गत रह करके जो है काम करने की कोशिश नहीं की है। बहुत ज्यादा संसद को स्थगित करना पड़ा है, से बार बार शोर होने और बार बार हल्ला मचाने की वजह से। तो यहाँ पे जो विपक्ष की भूमिका रही है और ब्रिटेन में जो विपक्ष की भूमिका है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा है। और जो फिफ्थ हम देखते हैं, फिफ्थ ब्रिटिश पार्टी सिस्टम और इंडिया के पार्टी सिस्टम है, वो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को लेकर के जो चीजें हैं। मतलब ब्रिटेन में क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो बहुत क्लियर कट हैं। मतलब जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो एलीट क्लास को, लैंडलॉर्ड्स को, उनको रिप्रेजेंट करती है और फ्री ट्रेड, फ्री प्राइवेटाइजेशन, इन सब मुद्दों की बात करती है। जबकि जो लेबर पार्टी है वो वर्कर क्लास को, मजदूरों को, किसानों को, उनको रिप्रेजेंट करती है, और उसका मेन जो फोकस रहा है वो नेशनलाइजेशन पे रहा है और प्लानिंग पे रहा है। ये इन सब मुद्दों पे रहा है। लेकिन जब हम भारत में देखते हैं तो भारत में जो एक तो भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसमें अगर बीजेपी या लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दिया जाए तो और सारी पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सबके लगभग एक जैसे ही मुद्दे हैं, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, गांधीज्म, इस तरह के। और जो अभी के जो इश्यूज हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन को लेकर के या इन्वायरमेंट को लेकर या फिर टेररिज्म को लेकर, इन सब पे भी उनकी एक जैसी लगभग राय रहती है। बहुत ज्यादा किसी के पार्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है ब्रिटिश पार्टी सिस्टम और इंडियन पार्टी सिस्टम।